हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2023 जो कि 20 अगस्त को होने वाला है। उसमें जो भी साइकोलॉजी से क्वेश्चन आने हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में साइकोलॉजी प्लस उसकी जो पेडागोजी आती है, उन सभी को इस पूरे टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज इसमें कंप्लीट साइकोलॉजी और कंप्लीट पेडागोजी जो है वो एक ही मैराथन क्लास में कंप्लीट कराई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो कि सीटेट अगस्त में 2023 में पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं बालक के विकास एवं अभिवृद्धि में क्या अंतर है, यानी कि किस चीज को ग्रोथ बोला जाता है और किस चीज को डेवलपमेंट बोला जाता है। तो बालक के विकास और अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि में क्या अंतर है। तो वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, उसका एक समय निश्चित होता है, यानी कि इंसान एक एज लिमिट तक पहुंचने के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है। जैसे कि किसी इंसान की हाइट का बढ़ना, जो वृद्धि होती है वो किसी भी बालक का बाहरी आवरण होता है, जैसे कि उसकी हाइट का बढ़ना, उसके वेट का बढ़ना, उसकी मांसपेशियों का बढ़ना, ये सभी चीजें वृद्धि के तहत आती है। तो जो वृद्धि होती है उसकी एक समय सीमा होती है, वो निश्चित होती है, यानी एक निश्चित क्रम तक, यानी कि परिपक्व अवस्था तक पहुंचने के बाद में वृद्धि एक प्रकार से रुक जाती है। जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। विकास का मतलब होता है इंसान के मानसिक संवेगात्मक जो विकास होता है, जो उसके मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसको विकास कहा जाता है, जो कि जीवन पर्यंत चलता है। एक बालक छोटी अवस्था में भी कोई चीजें सीख सकता है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि वृद्धावस्था तक भी जाते जाते कुछ न कुछ चीजें इंसान सीखता रहता है। तो वृद्धि का मतलब होता है किसी चीज को अगर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी चीज को अगर हम माप सकते हैं, तो वो आएगा वृद्धि में। और किसी चीज का मात्रात्मक और गुणात्मक जो दोनों परिवर्तन होते हैं वो आते हैं डेवलपमेंट में, यानी कि विकास में। वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, यानी कि किसी इंसान की हाइट बढ़ रही है तो उसको एक तरीके से मेजरमेंट किया जा सकता है, उसको मापा जा सकता है, जबकि विकास का मापन नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो विकास होता है उसका मापन नहीं किया जा सकता है। वृद्धि बाह्य अवस्था है, यानी कि वृद्धि एक बाह्य अवस्था है, यानी कि वृद्धि एक बाहरी आवरण है, जबकि विकास जो होता है और इसका जो मापन एवं आंतरिक अवस्था, यानी कि जो विकास होता है वो एक आंतरिक अवस्था होती है, यानी कि जो बालक का विकास है वो आंतरिक अवस्था को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं विकास की दिशा के बारे में, यानी कि जो विकास की दिशा होती है वो किस प्रकार से होती है, बालक का जो डेवलपमेंट होता है वो किस किस दिशा में और किस किस क्रम में होता है। तो जो फर्स्ट माह, यानी कि जब 1 माह का बालक होता है, प्रथम माह में बालक सिर उठाना सीख जाता है, यानी कि 1 मंथ का जब बालक होता है तो वो सिर को उठाना सीख जाता है। 3 माह का बालक नेत्र नियंत्रण करना सीख जाता है, यानी कि वो किसी भी चीज को इधर से उधर, अगर कोई भी चीज इधर से उधर जा रही है तो उस चीज को वो देखने के लिए, अगर कोई भी वस्तु उधर की तरफ जाती है तो वो उसे देखता है। जैसे कि बच्चे की माँ है, अगर वो इस तरफ घूम के आती है तो बालक अपनी आंखों के सहारे इधर देख लेता है, अगर वो उस तरफ जाती है तो उधर देख लेता है, यानी कि बालक नेत्र नियंत्रण करना सीख जाता है। 5 माह का बालक सहारे से बैठना सीख जाता है, यानी कि जब बालक 5 माह का हो जाता है तो वो किसी भी चीज का सहारा लेकर उसे बिठाया जा सकता है। 6 और 7 माह का बालक स्वतंत्र रूप से बैठना सीख जाता है, यानी कि जब बालक 6 या 7 माह का हो जाता है तो वो स्वतंत्र रूप से, यानी बिना किसी चीज का सहारा लिए बैठना सीख जाता है। 10 माह का बालक खड़ा होना सीख जाता है, यानी कि जो 10 माह का बालक होता है वो खड़ा होना सीख जाता है, यानी किसी चीज को पकड़कर खड़ा होना या बिना पकड़े भी कई बार बालक अपनी अपनी वृद्धि के अनुसार खड़े होना सीख जाते हैं। 1 वर्ष का बालक चलना सीख जाता है। 2 वर्ष की अवस्था में बालक दौड़ना सीख जाता है, यानी कि जब बालक की अवस्था 1 वर्ष की होती है तो वो चलना सीख जाता है, और जब भी कोई बालक 2 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो वो दौड़ना सीख जाता है। उसके बाद बात करते हैं विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यानी विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था की, यानी कि जो गर्भावस्था होती है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसको किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, और गर्भावस्था में बालक में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जो गर्भावस्था होता है उसका समय होता है 280 दिन, या तो ऑप्शन में 280 दिन दिया होगा या फिर 9 माह 10 दिन का होता है, यानी कि जो बालक की गर्भावस्था का काल होता है
वो या तो 280 दिन होता है या फिर 9 माह 10 दिन का होता है। यदि किसी बालक में 21वें गुणसूत्र का विकास ना हो तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? एक चीज देखी जाती है, यदि किसी बालक में 21वें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? तो वो हो जाती है डाउन सिंड्रोम। यदि बालक के 22वें गुणसूत्र का विभाजन ना हो तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बालक को बीमारी हो जाती है ऑटोसोमल। यानी कि जब भी कोई नर तथा मादा में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है कि नर में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो जो नर होता है यानी कि जो जेंट्स होते हैं उनमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो मादा होती है यानी कि लेडीज होती है उसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी कि XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ों में होते हैं, तो इन गुणसूत्रों की संख्या 23 + 23 यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिनकी टोटल संख्या 46 होती है। यानी कि अगर पूछता है गुणसूत्रों की टोटल संख्या कितनी होती है तो वो होती है 46 और ये अगर जोड़े में पूछे जाते हैं तो 23 यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं शैशवावस्था की, यानी कि जो शैशवावस्था होती है वो क्या होती है? ये बालक के जन्म के बाद का प्रथम काल भी कहा जाता है। तो शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष के सीखने के आदर्श काल को कहा जाता है। यानी कि जब बालक जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था में रखा गया है। शैशवावस्था को बालक का आदर्श काल भी कहा जाता है। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कही जाती है, यानी कि जब बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो जो मूर्त चीजें होती हैं, जो चीजें उसके सामने होती हैं, उस चीजों का तर्क करने की कोशिश करता है। यानी कि मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था भी शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था को खिलौनों की आयु, सीखने का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। यानी कि जो शैशवावस्था होती है उसे खिलौनों की आयु और सीखने का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं? अनुकरण द्वारा सीखना, जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना होना, यानी कि शैशवावस्था में बालक कोई भी चीज अगर सीखता है तो वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। यानी कि बालक के सामने हम जैसी भी प्रक्रिया करेंगे, जैसी भी चीजें करेंगे तो बालक उन्हीं के द्वारा सीखेगा। यानी कि हमने अगर किसी भी चीज को उसके सामने, जैसे कि हम हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो बालक भी उसी हिंदी लैंग्वेज को बोलना सीख जाएगा। यानी कि अनुकरण के माध्यम से किसी भी चीज को बालक ग्रहण करता है। 3 वर्ष के बाद बालक में भय और क्रोध के संवेग जागृत हो जाते हैं। जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है तो बालक में भय और क्रोध नामक संवेग जागृत हो जाते हैं। आत्म प्रेम की भावना होती है, सामाजिकता का अभाव होता है। यानी कि जो बालक होता है वो खुद में खुश रहना, यानी शैशवावस्था में जो काम बालक खुद करता है यानी बालक स्वयं करता है उसे लगता है केवल वही काम सही है। यानी कि बालक में आत्म प्रेम की भावना होती है और बालक में सामाजिकता का अभाव होता है। यानी कि जो बालक होता है उसमें सामाजिकता का अभाव होता है, यानी उसे समाज से कोई मतलब नहीं होता, समाज के नियम कायदे कानून से उसे कोई भी मतलब नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं जिज्ञासा की प्रबलता, मूल संभव प्रयास, यानी कि जो जिज्ञासा होती है बालक में हर चीज को जानने की, जो भी उसके सामने चीजें रखी होती हैं, शैशवावस्था में बालक उस हर चीज की जिज्ञासा करता है, उस हर चीज को जानने की कोशिश करता है। बालक में मूल संवेग पाए जाते हैं, यानी कि जो बालक होता है उसमें मूल संवेग पाए जाते हैं। मूल संवेग कौन कौन से होते हैं? नींद, काम, प्यास, ये सभी चीजें बालक में पाई जाती हैं। और मॉन्टेसरी विधि उपयोगी है, यानी कि जो बालक होता है जब शैशवावस्था में होता है तो उसे हर चीज मॉन्टेसरी विधि के द्वारा अगर सिखाई जाए तो बालक का अधिगम करना और भी ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि बालक को कोई भी चीज, मॉन्टेसरी विधि का मतलब होता है बालक को किसी भी चीज को अगर सिखाना है तो उसे खेल के द्वारा अगर सिखाया जाए तो बालक बहुत ज्यादा अधिक अच्छे से सीख पाता है। जन्म के समय केवल 270 हड्डियां होती हैं, यानी कि जब बालक पैदा होता है तो उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 270 यानी कि 270। उसके बाद बात करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था किस काल को कहा जाता है? तो जो बाल्यावस्था होती है उसका टाइम पीरियड 6 से 12 वर्ष का होता है। यानी कि बाल्यावस्था की जो समय अवधि बताई गई है वो 6 से 12 वर्ष बताई गई है। जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है उसके टाइम पीरियड कई बार 6 से 10 वर्ष करके और 10 से 12 वर्ष करके, यानी उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं जीवन काल का अनोखा काल, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है उसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है।
मिथ्या काल भी कहा जाता है, यानी कि बालक के सामने कोई भी चीज होती है, अगर वो उसके सामने मूर्त रूप में होती है तो उसे उन चीजों का जो तर्क आप बता दोगे, उसे जो चीजें आप समझा दोगे, उसे जीवन का मिथ्या काल कहा जाता है। बालक को वही चीजें सही लगेंगी। अगर आपने बता दिया इस चीज को, किसी भी कार्य को करने के लिए ये चीज ठीक है, तो बालक की नजरों में दूसरों के द्वारा बताई गई चीजें ही उसे परफेक्ट लगती है, यानी कि उसे हर चीज उसी हिसाब से सही लगती है, यानी तो उसे जीवन का मिथ्या काल भी कहा जाता है। जीवन का निर्माणकारी काल, यानी कि बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल भी कहा जा सकता है। यानी कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालक के सामने हम लोग जैसा व्यवहार करेंगे, बालक का जो विकास होता है वो उसी प्रकार का हो जाता है। जैसे अगर घर परिवार में या आसपास के वातावरण में जैसा माहौल होगा, अगर अच्छा माहौल रखेंगे तो बच्चे का विकास अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर बेकार माहौल रखेंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े वाला, क्रोध वाला, इन सभी चीजों का माहौल रखेंगे तो बालक में भी उन चीजों का असर पड़ता है और बालक भी उसी प्रकार का हो जाता है। तो जो बाल्यावस्था होती है उसे जीवन का निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं दल भावना, यानी कि इस काल में बालक अपनी ही एज के जितने भी लोग होते हैं उनके साथ में ग्रुप बना के रहना बहुत पसंद करते हैं। इसे स्फूर्ति की अवस्था कही जाती है, यानी कि इस काल को बालक की स्फूर्ति की अवस्था इसलिए कहा जाता है, अगर बालक खेल रहा है तो वो चाहे कितने ही घंटों खेलता रहे उसे थकान का अनुभव नहीं होता है, यानी कि उसे एक प्रकार की स्फूर्ति रहती है। अजीबोगरीब अवस्था, गंदी अवस्था। गंदी अवस्था का मतलब होता है बालक इस एज में उसे साफ सफाई चीजों से कोई मतलब नहीं होता, कहाँ धूल लगी है, कहाँ मिट्टी लगी है, वो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि इस काल को जीवन का अनोखा काल इसीलिए कहा जाता है। इस काल में बालक को किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसे गंदी अवस्था का काल भी कहा जाता है। मूर्त चिंतन, जो तार्किक रूप से किया जाता है, ऐसा चिंतन जो बालक के सामने अगर कोई भी चीज रखी है तो बालक उन चीजों के बारे में तर्क वितर्क करके क्वेश्चन लोगों से ज्यादा पूछता है। जैसे कि अगर उसके सामने कोई चीज रखी है तो वो अपनी माँ से जरूर पूछेगा। कोई भी चीज उसे मूर्त रूप में दिखाई दे रही है, अगर जैसे चंद्रमा दिखाई दे रहा है तो ये चंद्रमा यहाँ क्यों है, ये नीचे क्यों नहीं आता, यानी कि किसी भी प्रकार का तर्क करके बालक पूछता रहता है। उसके बाद जो इसकी विशेषताएं होती हैं, तो यानी कि जो बाल्यावस्था होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, यानी कि जो शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। खेल और चेष्टा का बढ़ना, संग्रहण की प्रवृत्ति। संग्रहण की प्रवृत्ति का मतलब है बालक के सामने जो भी चीजें रखी जाएंगी वो उन्हें सुरक्षित करके रखता है। जैसे कि बचपन में बच्चे सुंदर सुंदर पत्थर इकट्ठे करते रखते हैं, कार्ड इकट्ठे करके रखते हैं, छोटे छोटे खिलौनों को इकट्ठा करके रखना, यानी कि चीजों को संग्रहण करने की, यानी अपने पास रखने की अवस्था कहा जाता है। कभी भी साइकोलॉजी को समझने के लिए जिस चीज से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस चीज को ध्यान में रखना है कि इस एज का बालक, यानी कि चाहे वो हमारे घर में हो, आस पड़ोस में हो, कहीं ना कहीं बालक होते ही हैं, तो उन सभी की जो कार्य वो लोग करते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। उसके बाद बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था होती है उसे क्या कहते हैं, जो किशोरावस्था होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो किशोरावस्था का टाइम पीरियड होता है 12 से 18 वर्ष। इसे जीवन का नया काल भी कहा जाता है, यानी कि किशोरावस्था में एक बालक में या बालिका में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। इसे दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस आने के कारण बालक बहुत ही दबाव महसूस करता है, बहुत ही तनाव महसूस करता है, मतलब एक प्रकार से इसे तूफानी अवस्था कहा जा सकता है। जीवन का स्वर्ण काल, यानी इस काल में जो बालक होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते हैं, इस कारण इस काल को जीवन का तूफानी काल, जीवन का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जीवन की बसंत ऋतु, यानी कि अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो पिछले परिवर्तन होते हैं उनको चेंज करके बालक नए परिवर्तनों की ओर बढ़ता है, तो इसे जीवन की बसंत ऋतु भी कहा जाता है। जीवन का कठिन काल, परिवर्तन काल, यानी बालक में जो अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं इस कारण इसे जीवन का परिवर्तनकारी काल भी कहा जाता है। दुखी अवस्था, बालक में हो रहे चेंजेस, कोई चेंजेस अच्छे होते हैं, यानी कि हार्मोन्स का विकास होना, लड़कों के अंगों का विकास होना, बालिकाओं के अंगों का विकास होना, बालक बालिकाओं में हर प्रकार से, यानी कि वो एक प्रकार से बाल्यावस्था को छोड़ के किशोरावस्था यानी कि युवावस्था की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनमें कई प्रकार के जो चेंजेस देखने मिलते हैं, तो उनमें कुछ चेंजेस अच्छे होते हैं, कुछ चेंजेस बुरे होते हैं, तो उन सभी के कारण इसे जीवन का दुखी काल भी कहा जा सकता है।
उसके बाद बात करते हैं विशेषताएं, यानी कि जो किशोरावस्था होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता होती है वीर पूजा की भावना, यानी कि जो किशोरावस्था होती है उसमें बालकों में वीर पूजा की भावना बढ़ जाती है, यानी कि जो भी किसी भी एक इंसान को अपना मोरल मानकर उसे फॉलो कर लेना। किसी इंसान, जैसे कोई भी लड़कों को ज्यादातर जैसे गांधी जी को कोई मोरल मान लेता है, सुभाष चंद्र को मान लेता है, भगत सिंह को मान लेता है, या टीवी के किसी भी एक्टर को, या जैसे लड़कियां किसी भी एक्ट्रेस को फॉलो करने लगती हैं, किसी भी देवी देवता को फॉलो करने लगते हैं, यानी कि उनके जैसा बनने की कोशिश करना, यानी वीर पूजा की भावना बढ़ जाती है, देशभक्ति की भावना बढ़ जाती है। बालक बड़े होने लगते हैं कि देश के प्रति भी वो अपना जो भी योगदान होता है वो देने लगते हैं। उनमें एक प्रकार से बालक और बालिकाओं में देशभक्ति की भावना का विकास भी हो जाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, जैसे कि बाल्यावस्था में अपने समलिंगी लोगों के साथ में, यानी कि अगर लड़की है तो वो लड़कियों के साथ ग्रुप में खेलना पसंद करती है, अगर लड़के हैं तो वो लड़कों के साथ करते हैं। लेकिन जो किशोरावस्था होती है इसमें विपरीत लिंग के यानी कि अदर जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। अगर लड़की होती है तो उसे लड़के दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं, लड़के होते हैं तो उन्हें लड़कियां फ्रेंड बनानी अच्छी लगती हैं, यानी कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। संभव या स्थिरता, यानी कि किसी भी चीज में स्थिरता हो जाती है, यानी कि कोई भी कार्य करने में उनकी स्थिरता आ जाती है। वो जिस कार्य को करना चाहते हैं अच्छे से उसे पूर्ण रूप से करने के बाद ही उन्हें शांति मिलती है, एक प्रकार से उसे करने की पूरी कोशिश करते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कि उन्हें किसी भी चीज को इमेजिनेशन का भाव बढ़ जाता है। कोई भी चीज अगर उनके सामने भी नहीं है और अगर उन्होंने उसका नाम भी सुना है तो वो उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो किशोरावस्था है वो अमूर्त चिंतन की अवस्था कही जा सकती है। किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का एक प्रकार से कठिन काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था होती है, यानी कि जो किशोरावस्था होती है इसमें बालक अलग अलग प्रकार के अपराध कर सकते हैं। बालकों को अगर समय पर उन्हें कोई भी चीज ना बताई जाए, समय पर उन्हें अच्छी गाइडेंस ना मिले तो वो अपराध की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जुआ खेलना, शराब पीना, सिगरेट, गुटखे, यानी इस प्रकार से, या विपरीत लिंग के प्रति भी आकर्षण बढ़ना या कोई भी ऊंच नीच कर देना, इन सभी चीजों के प्रति भी बालक में इस चीजों की भावना बढ़ जाती है। तो यानी कि इसे एक अपराधी अवस्था भी कहा जा सकता है, यानी कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद बात करते हैं विकास के प्रमुख सिद्धांत, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है उसके प्रमुख कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो विकास के शारीरिक रूप से दो निश्चित चरण हैं, यानी कि जो शारीरिक रूप से अगर दो निश्चित चरणों के बारे में सीटेट में कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत, ये किस सिद्धांत को बोलते हैं, यानी कि ये साइकोलॉजी का एक क्विक रिवीजन है। तो इसे एक प्रकार से इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग अपने एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से इन सभी चीजों का रिवीजन कर पाओ। मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत होता है, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, बालक के विकास का सिर से पैर की तरफ होना, उसे बोला जाता है मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत। निकट दूरस्थ सिद्धांत, यानी बालक अगर एक बालक है तो उसकी नाभि से, यानी कि बीच के अंगों से अन्य अंगों का विकास होना, यानी कि ये एक प्रकार से बालक है, इसका बीच के अंगों से, यानी कभी हाथों का बढ़ना, कभी सिर का बढ़ना, कभी पैर का बढ़ना, यानी कि चारों तरफ जो विकास होता है उसे बोला जाता है निकट दूरस्थ सिद्धांत। यानी कि जो सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसे बोला जाता है मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत, और जो बीच में यानी कि सेंटर पार्ट से लेके अदर अंगों में जो विकास होता है उसे बोला जाता है निकट दूरस्थ सिद्धांत। उसके बाद होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि जो समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रजाति हो वो अपने ही समान जेंडर को जन्म देगी। जैसे कि अगर बाघ का बच्चा है तो वो बाघ की तरह होगा, इंसान का बच्चा है तो इंसान की तरह होगा। अगर किसी के माता पिता गोरे हैं तो ज्यादातर देखा जाता है तो उनके बच्चे गोरे पैदा होंगे। अगर माता पिता का रंग काला है तो ज्यादातर बच्चे काले पैदा होंगे, यानी कि अगर उनके हार्मोन्स में ज्यादा चेंजेस देखने को ना मिले तो। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, यानी कि जो विकास के सिद्धांत में देखा जाता है पहले बालक किसी भी क्रिया को करेगा, यानी कि जब बालक पहले किसी भी क्रिया को करेगा तो वो सामान्य क्रिया को पहले करेगा। जैसे कि एक प्रकार से माना जा सकता है बालक पहले चलना सीखेगा, तो ये एक प्रकार से सामान्य क्रिया है। उसके बाद बालक दौड़ना सीखेगा, यानी कि जैसे बालक ने सबसे पहले उठना सीखा, फिर बैठना सीखा,
फिर चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा, यानी कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। किसी भी बालक का ऐसा नहीं होगा कि वो पहले दौड़ना सीख जाए, उसके बाद चलना सीखे, उसके बाद उठना, उसके बाद बैठना। यानी कि जो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत होता है, पहले बालक छोटी कार्य करना सीखेगा, उसके बाद धीरे 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 उसकी जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी उस हिसाब से विशिष्ट चीजों को सीखता जाएगा। उसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कोई भी बालक समान नहीं हो सकता, यानी हर बालक में कोई ना कोई चेंजेस जरूर पाए जाते हैं, चाहे वो जुड़वा बालक ही क्यों ना हो। हर बालक में व्यक्तिगत रूप से भिन्नता पाई जाती है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या किसी भी प्रकार से हो। तीव्रता एवं मंदता का सिद्धांत, यानी कि बालक में तीव्रता और मंदता का सिद्धांत पाया जाता है। एक बालक किसी भी कार्य को बहुत तीव्रता से करता है, फिर उसके बाद उसकी क्रिया मंद हो जाती है, फिर तीव्र करने लगता है, फिर एक प्रकार से मंद हो जाती है, यानी इसे कहा जा सकता है तीव्रता और मंदता का सिद्धांत भी बालक के विकास में चलते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यानी कि जो बालक का विकास होता है उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो बालक के विकास को वातावरण और वंशानुक्रम, यानी कि ये दोनों चीजें बहुत प्रभावित करती हैं। यानी कि एक बालक के विकास में जो उसका वातावरण होता है, जिस माहौल में बालक रह रहा होता है, वो भी उस चीज को बहुत प्रभावित करता है। और उसके बाद है वंशानुक्रम, यानी कि बालक के जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें वंशानुक्रम की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है उसके विकास को प्रभावित करने में। आहार, बालक जिस प्रकार का भोजन करता है वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग, चोट, वृद्धि आदि, यानी ये सभी चीजें ऐसी होती हैं जो बालक के विकास को बहुत प्रभावित करती हैं। बालक के विकास में 80% यानी कि 80% जो भूमिका होती है वो वंशानुक्रम की, तथा 20% भूमिका वातावरण की होती है। यानी कि जो बालक का विकास होता है वो 80% विकास वातावरण पर और 20% विकास वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है कि बालक का विकास किस प्रकार से हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं अधिगम के बारे में, यानी कि जो अधिगम होता है वो क्या चीज है, यानी कि जो अधिगम है वो किस चीज को बोलते हैं। तो जो अधिगम है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि जो अधिगम है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बालक को कोई भी किसी भी चीज को सिखाने के लिए वो एक प्रकार से बालक को जब अधिगम कराया जाता है तो वो इस प्रकार से होना चाहिए कि बालक में जो अधिगम करने की अवस्था है उसमें स्थायी परिवर्तन आ जाए। शिशु जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। एक बालक में जब अधिगम होता है तो वो जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत सीखता रहता है, यानी कि उसे जीवन पर्यंत अधिगम होता रहता है और वह नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है। यानी कि जो बालक होता है वो अधिगम करते समय नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है। सीखना अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। अधिगम का मतलब होता है किसी चीज को उस लेवल तक सीखना कि जब तक बालक में स्थायी उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ना हो जाए। उसके बाद बात करते हैं अधिगम की प्रमुख शर्तें, यानी कि अधिगम जो होता है उसके लिए जो मेन शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। सीखने के लिए तैयार होना, बालक में हम अधिगम तभी कर सकते हैं जब बालक एक प्रकार से सीखने के लिए रेडी हो, तत्पर हो। बहु प्रतिक्रिया करना, यानी कि बालक को जो भी चीजें करने के लिए दी जाएं वो उन सभी चीजों को करने में ध्यान दे। पुनर्वलन देना, एक बालक को किसी भी कार्य को करने के लिए पुनर्वलन देना, नकारात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार से, यानी कि रीइंफोर्समेंट देना बालक के अधिगम में बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका निभाता है। अभ्यास करना, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करने के द्वारा ही बालक अधिगम बहुत अच्छे से कर पाता है। उसके बाद है ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किया था वो किया था लुईस ब्रेल ने। लुईस ब्रेल ने जो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था वो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो वो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है, यानी कि ब्रेल लिपि में 6 बिंदु है और ब्रेल लिपि का जो विकास किया है वो किया है लुईस ब्रेल ने। यानी कि जो ब्रेल लिपि का विकास किया है वो किया है लुईस ब्रेल ने, जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित है। उसके बाद बात करते हैं अधिगम सूत्र, यानी कि जो अधिगम सूत्र है वो कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेरित सूत्र ही अधिगम सूत्र कहलाते हैं, यानी उनके जो तरीके होते हैं एक बालक को किसी भी चीज को सिखाने के तरीके ही अधिगम सूत्र कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, बालक किसी भी चीज को जानता है
उससे जो चीजें वो नहीं जानता है उसकी ओर अग्रसर होना, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, सरल से कठिन की ओर। यानी कि बालक पहले किसी भी सरल चीज को सीखता है और उसके बाद डेवलपमेंट करते करते कठिन चीजों की ओर बढ़ना, यानी कि ये भी अधिगम का एक प्रकार से सूत्र है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि बालक पहले किसी भी छोटी चीज को सीखेगा और उसके बाद बड़ी चीज को सीखना ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। पूर्ण से अंश की ओर, बालक को किसी भी चीज के बड़े पार्ट को सिखाने के बाद में उसके छोटे छोटे खंडों को सिखाना ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। यानी कि बालक को किसी भी चीज के ब्रॉड पार्ट को बताने के बाद में छोटी छोटी चीजें उन्हीं से डिवाइड करके बताना। जैसे कि एक गाय के बारे में बताने के लिए पहले गाय के संपूर्ण शरीर के बारे में बताना, उसके बाद उसकी पूंछ, आंख, नाक, कान के बारे में डिवाइड करके बताना। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि किसी भी छोटी विशिष्ट चीज से संश्लेषण की ओर जाना, यानी कि अन्य ऐसी चीजें जिनको तर्क करके बालक सीखता है। मनोविज्ञान से तर्क की ओर, यानी कि छोटी छोटी सरल चीजों से तर्क वितर्क करने की चीजों की ओर बढ़ना। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि कई बार विशिष्ट चीजों से सामान्य की ओर बढ़ना भी एक शिक्षक सूत्र में आता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि कोई चीज जो बालक के सामने है उससे आगे की चीजें सीखने के लिए उसे सिखाया जाना। उसके बाद बात करते हैं अधिगम वक्र। तो जो अधिगम वक्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो अधिगम वक्र की संख्या होती है 4। कौन कौन से अधिगम वक्र होते हैं उन सभी चीजों का, यानी ये 4 अधिगम वक्र है वो बालक के किस प्रकार से विकास में सहायता करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो अधिगम वक्र होते हैं उनकी 4 होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो अधिगम वक्र होता है वो होता है सरल रेखीय अधिगम वक्र। यानी कि जो सरल रेखीय अधिगम वक्र होता है इसका मतलब होता है एक बालक किसी भी चीज को एक दिशा में सीखना, यानी कि किसी भी चीज का एक पार्ट एक ही प्रकार से सीखते जाना, ना कभी ऊपर नीचे, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को समान रूप से चलना, सरल रेखीय अधिगम वक्र है। उसके बाद दूसरा वक्र होता है उन्नतोदर वक्र। यानी कि जो उन्नतोदर वक्र होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी सीखने की प्रक्रिया के दौरान पहले चीजों का ग्राफ बहुत नीचे जाना और उसके बाद ऊपर उठ जाना, यानी कि उन्नति को दर्शा। जो ये वक्र उन्नतोदर वक्र होता है वो बालक की स्थिति में गिरावट को दर्शाता है। यानी बालक पहले बहुत ही अच्छे से सीख रहा होता है, उसके बाद उसके अधिगम में गिरावट आने लगती है, यानी कि बालक धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगता है। उसके बाद थर्ड वक्र होता है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र का मतलब होता है बालक की उन्नति को दर्शाना। बालक पहले चीजों को धीरे धीरे सीख रहा है और उसके बाद उसकी चीजों का विकास होना, यानी कि उसे और अच्छे से सीखना, नतोदर वक्र होता है। फोर्थ वक्र होता है मिश्रित वक्र। यानी कि जो मिश्रित वक्र होता है इसका मतलब होता है इसमें कर्व पाए जाते हैं, यानी कि बालक कभी ऊपर कभी नीचे, यानी सीखने का लेवल कभी ऊपर होना कभी नीचे होना, मिश्रित वक्र कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण। यानी कि जो अधिगम स्थानांतरण होते हैं वो क्या होते हैं? अधिगम स्थानांतरण को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं वो 3 है। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं, अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक सह सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, यानी कि या तो धनात्मक बोला जा सकता है या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण बोला जा सकता है। धनात्मक का मतलब होता है बालक ने जो भी चीजों को पूर्व में सीखा है उसी चीज का उसके नए ज्ञान पर प्रभाव पड़ना, यानी कि नए ज्ञान में किसी चीज की फायदा देना, यानी नए ज्ञान में उस चीज का लाभ होना धनात्मक अधिगम स्थानांतरण है। उसके बाद दूसरा है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। यानी कि कोई भी कार्य करना बालक ने जो पूर्व में सीखा है वो उसकी जो दूसरी चीजों को सीख रहा है उसमें गिरावट देना या उसमें किसी भी प्रकार का संबंध न दर्शाना, यानी कि उसके लिए हानिकारक होना, उसे सीखने में किसी भी प्रकार से ऋणात्मकता को दर्शाता है, वो होता है ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। उसके बाद है शून्य अधिगम स्थानांतरण। बालक का जो पूर्व में सीखा गया ज्ञान है वो जब किसी प्रकार से उसमें ना ही सहयोग करे और ना ही उसमें नकारात्मकता दिखाए तो वो होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। उसके बाद बात करते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा एक प्रकार की शक्ति है जो बालक के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है। यानी कि जो अभिप्रेरणा होती है उसे मोटिवेशन कहा जाता है। अगर किसी भी बालक को किसी भी कार्य को करने के लिए उसे मोटिवेट किया जा सकता है, यानी कि उसे अभिप्रेरणा दी जा सकती है, तो बालक उस कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएगा। अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा का अर्थ होता है गति करना, यानी कि किसी भी चीज को सीखना, किसी भी क्रिया को आरंभ करने या जारी करने, रखने की, नियमित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है।
अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा जाता है, यानी कि जो अभिप्रेरणा होती है उसे सीखने का राजमार्ग कहा जाता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन करती है, यानी कि जो अभिप्रेरणा होती है वो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से ऊर्जा का परिवर्तन करती है। व्यक्ति को अगर जिस प्रकार से मोटिवेट किया जाएगा, बालक उसी प्रकार से अधिगम कर पाएगा। उसके बाद बात करते हैं अधिगम अक्षमता के बारे में, यानी कि जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं वो क्या क्या होती है। तो पहली अधिगम अक्षमता होती है डिसलेक्सिया, यानी कि जो डिसलेक्सिया होती है वो पठन संबंधी अक्षमता होती है। अगर बालक को किसी भी चीज को पढ़ने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसे बोला जाता है डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, अगर बालक को किसी भी चीज को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो उस अक्षमता को बोलते हैं डिसग्राफिया। डिस्प्रेक्सिया, पढ़ने और लिखने बोलने यानी कि तीनों चीजों में, यानी किसी भी कार्य को गति करने की अवस्था को जो बोला जाता है वो बोला जाता है डिस्प्रेक्सिया। एडीएचडी ये अवधान संबंधी विकार है। बालक को एडीएचडी जो डिसऑर्डर होता है वो होता है अवधान संबंधी विकार। डिसमेनिया, यानी कि जो ये विकार होता है डिसमेनिया, इसमें बालक तर्क नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज को तर्क वितर्क करके न सीखना। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेरिया। प्रोजेरिया जो अधिगम अक्षमता होती है उसका मतलब होता है कम आयु में वृद्धि दिखना, यानी कि बालक की एज बहुत कम होती है लेकिन उसका शरीर एक प्रकार से बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखने लगता है। जैसे कि पा मूवी में दिखाया गया है कि बालक के सिर का विकास बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके शरीर का विकास एक बालक की तरह रहता है, तो वो होती है प्रोजेरिया। उसके बाद बात करते हैं संवेग के बारे में, यानी कि जो संवेग होते हैं वो किसे कहा जाता है। तो संवेग का अर्थ होता है किसी भी चीज को उत्तेजित करना। मैकडूगल ने जो संवेगों की संख्या बताई है वो 14 बताई है, यानी मैकडूगल ने संवेगों की संख्या 14 बताई है। बालक में जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं होते हैं, इसमें मूल संवेग ही होते हैं जिन्हें बोला जाता है भूख, नींद, काम और प्यास। यानी कि जो बालक में जो मुख्य रूप से संवेग होते हैं वो केवल 4 ही होते हैं, यानी कि जो मूल संवेग होते हैं वो होते हैं भूख, नींद, काम और प्यास। उसके बाद बात करते हैं चिंतन के बारे में, यानी कि जो चिंतन होती है, चिंतन का अर्थ होता है जब किसी समस्या का समाधान अपने ज्ञानात्मक पक्ष का प्रयोग करते हुए मानसिक क्रिया के द्वारा किया जाता है, उसे चिंतन कहा जाता है। यानी कि बालक के सामने जब भी किसी भी चीज की समस्या आती है तो बालक जो उस चीज को सोचना, विचारना, समझना, यानी उस समस्या को सॉल्व कैसे किया जाए। उसके बाद बात करते हैं समायोजन के बारे में, यानी कि समायोजन किसे कहते हैं। तो समायोजन का अर्थ होता है अच्छी तरह से परिस्थितियों को अनुकूल करने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। यानी कि समायोजन का मतलब होता है कि बालक को जिस परिस्थिति में रहना है, बालक को जिस परिस्थिति में रह के अधिगम करना है उसके अनुकूल खुद को ढाल लेना। यानी कि एक बालक किसी अन्य कक्षा से या फिर किसी अन्य विद्यालय से आया है और दूसरे विद्यालय में वहां की कक्षा, वहां के परिवेश के हिसाब से खुद को उधर के हिसाब से परिवर्तित कर लेना, खुद को उन्हीं के अनुकूल कर लेना ही समायोजन कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, कि समावेशी शिक्षा किसे कहा जाता है। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जो सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों को एक साथ दी जाती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि चाहे बालक मंदबुद्धि हो, चाहे बालक प्रतिभाशाली हो, चाहे बालक में किसी भी प्रकार का कोई भी डिसऑर्डर हो, बालक को सभी को एक साथ एक कक्षा में, एक ही विद्यालय में, एक क्लास में बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करनी। यानी कि एक कक्षा में सारे बालकों को एक साथ बिठाकर एक ही अध्यापक के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया कराना या शिक्षण प्रदान कराना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट बालक। जो विशिष्ट बालक होते हैं वो कौन से बालक होते हैं। तो विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। यानी कि वे बालक जो सामान्य बालकों से या तो अधिक प्रतिभाशाली होते हैं या फिर अधिक मंदबुद्धि होते हैं। यानी कि सामान्य बालकों से वो एक प्रकार से अलग प्रकार के होते हैं, उन बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक, ये सारे बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएगा। एक बालक जिसकी बुद्धि कम काम करती है, अधिगम कम कर पाता है, वो भी बालक विशिष्ट है। एक बालक जिसकी बुद्धि अधिक कार्य करती है, रचनात्मक कार्य कर लेता है, निर्माणात्मक कार्य कर लेता है, यानी कि वो बालक भी, प्रतिभाशाली बालक भी उसी की कैटेगरी में आएगा जो कि विशिष्ट बालक की कैटेगरी है। उसके बाद बात करते हैं सृजनात्मकता किसे कहते हैं। तो सृजनात्मकता का जो अर्थ होता है वो किसी भी चीज का निर्माण करना। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पर आधारित होती है।
सृजनात्मकता का अर्थ होता है किसी भी चीज का निर्माण कर लेना, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसे तोड़कर दोबारा बना देना, किसी भी चीज का अच्छे से निर्माण कर लेना ही सृजनात्मकता कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं सृजनशील बालकों की विशेषताएं। जो सृजनशील बालक होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो सृजनात्मकता होती है वो अपसारी चिंतन पर आधारित होती है। सृजनात्मकता में नवीन रचनाएं की जाती है, यानी कि जो सृजनात्मकता होती है उसमें नई नई रचनाएं की जाती हैं। सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, परिश्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, मौलिकतावादी होते हैं, लोचशीलता वाले होते हैं और कल्पनाशीलता वाले होते हैं। इन बालकों में तर्क वितर्क करने की शक्ति पाई जाती है, नए नए कार्य करने की शक्ति पाई जाती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये बालक अधिक साहसी होते हैं, मौलिकतावादी होते हैं, लोचशीलता वाले होते हैं, यानी कि इनमें सरलता और सहजता भी पाई जाती है, कल्पनाशीलता भी पाई जाती है, यानी इमेजिनेशन करने का गुण भी सृजनशील बालकों में बहुत अच्छे से पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं बुद्धि लब्धि की। तो जो बुद्धि लब्धि का परीक्षण है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो बुद्धि लब्धि का जो परीक्षण है वो 1908 ईस्वी में सर्वप्रथम बिने के द्वारा 1908 ईस्वी में किया गया। उसके बाद बात करते हैं जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया, जिसे हम अभी यूज करते हैं। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसे टर्मन के द्वारा दिया गया। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। सीटेट में जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो इस प्रकार से लिख के आता है, यानी कि IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, यानी कि इसको MA बोल सकते हैं, इसको CA बोल सकते हैं, इंटू 100। इसे बोला जाता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है, जो 100% क्लियर सूत्र दिया है वो दिया है टर्मन ने। उसके बाद बात करते हैं NCF 2005 की, यानी जो NCF 2005 है उसे क्या कहते हैं? तो NCF 2005 की जो फुल फॉर्म होती है उसे बोला जाता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जब बनाई गई थी तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, यानी कि जो राष्ट्रीय NCF 2005 की जो स्थापना की गई थी उस समय इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जो कि शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दस्तावेज यही बनाया गया था। NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है बालकों को बोझ मुक्त शिक्षा देना। NCF 2005 में ये चीज बहुत अच्छे से मेंशन की गई है कि बालकों को जो शिक्षा प्रदान कराई जाए वो बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान कराई जाए। NCF 2005 में जो यशपाल सिंह है उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। उस समय जब NCERT के अध्यक्ष थे वो थे कृष्ण मेनन। NCF 2005 की शुरुआत इससे पहले 1975 ईस्वी में भी की गई थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से बनकर 2005 में तैयार हुआ है। उसके बाद बात करते हैं NCF 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो। NCF 2005 में ये चीज मेंशन की गई है कि जो बालक का पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित हो, यानी कि बालक को सेंटर में रखा जाए। कक्षा कक्ष में गतिविधियां बढ़ाई जाए, यानी कि कक्षा कक्ष में जो एक्टिविटी है वो बहुत अच्छे से बढ़ाई जाए। बालक को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हो। बालक को कक्षा में किसी भी चीज को पूछना, किसी भी चीज को बताना, इन सभी चीजों की फ्रीडम फुल रूप से होनी चाहिए। भय मुक्त शिक्षा हो, यानी कि जो बालक को शिक्षा प्रदान की जाए उसका वहां कक्षा का वातावरण भय मुक्त हो। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी कि जो बालक का ज्ञान है वो केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे, उसे बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रथम शिक्षा नीति 1968 यानी 1968 ईस्वी में बनी। नई शिक्षा नीति 1986 में बनी। संशोधित शिक्षा नीति 1992 में बनी। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का जो गठन किया गया वो 1986 यानी 1986 में किया गया। जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड है ये किसके लिए है? तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं RT एक्ट 2009। इससे भी क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट का पेपर फर्स्ट हो चाहे सीटेट का पेपर सेकंड हो। इसमें बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधन 1992 में 17 वर्ष के बाद जुलाई 2009 में राज्यसभा में पारित किया गया। यानी जो RT एक्ट का जो अधिनियम है वो 17 वर्षों बाद इसकी पूरी प्रोसेसिंग चलने के बाद में ये 2009 में राज्यसभा में पारित किया गया। फिर 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया
और 26 अगस्त 2009 में इसमें हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा इसमें हस्ताक्षरित कर दिए गए कि 2009 जो आरटी एक्ट है वो अब संपूर्ण भारत में लागू किया जा सकता है। भारत में जो आरटी एक्ट है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 में लागू हुआ। आरटी एक्ट 2009 में 7 अध्याय 38 धाराएं हैं। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यानी कि जो आरटी एक्ट 2009 है इसमें जो बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है वो ये किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालक चाहे वो कोई भी हो, किसी भी श्रेणी के हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो या अन्य किसी भी वर्ग के बालक हो, उन सभी को सरकार के द्वारा फ्री में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराई जाएगी जो 6 से 14 वर्ष के बालक होते हैं। तो ये थी हमारी साइकोलॉजी और पेडागोजी की महा मैराथन क्लास। तो इसकी जो पीडीएफ है उसे अगर आप लोगों को देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल लवली एकेडमी को सर्च कीजिए, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी और टेलीग्राम से आप जाकर ये सारी पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। तो ये जो भी क्लास है ये सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सीटेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो हमारे इस साइकोलॉजी के टॉपिक पर फिलहाल इतना ही। थैंक यू।